हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो आज की ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द आइडिया के बारे में, यानी विचारों की उत्पत्ति के बारे में, कि आखिर ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका विचार कैसे आया। यूनिट सेकंड के अंदर हमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, यानी लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे उदारवादी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में, सहभागी लोकतंत्र के बारे में और विमर्शी लोकतंत्र के बारे में। इसके अलावा यूनिट थर्ड के अंदर बेसिकली हमें संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, यानी इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझना है, जिसके अंदर हम समझेंगे संविधानवाद के बारे में, विधायिका और विधान के बारे में, इसके अलावा राजनीतिक दलों के बारे में, और इसके साथ ही हम समझेंगे मीडिया और नागरिक समाज के बारे में। तो लास्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर बेसिकली हमें कंटेम्प्रेरी डिबेट्स के बारे में पढ़ना है, यानी समसामयिक बहसों के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम समझेंगे डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में, यानी विविधता और प्रतिनिधित्व के बारे में। इसके अलावा हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इश्यूज के बारे में, यानी वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के वैश्विक मुद्दों के बारे में। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट से कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न ही बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें किस लैंग्वेज में अपने पेपर को लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, टोटल 90 नंबर का ये पेपर आता है। आपको टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपना क्वेश्चन पेपर या तो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो या तो इंग्लिश में दे सकते हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द आइडिया के बारे में, यानी विचारों की उत्पत्ति के बारे में, कि आखिर ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका विचार कैसे आया। यूनिट फर्स्ट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं, इसके मीनिंग के बारे में बताइए, इसके अर्थ के बारे में बताइए। इसके अलावा लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति कैसे हुई और लोकतंत्र के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और जहां शासन की शक्तियां राजतंत्र और कुलीन तंत्र की तरह एक व्यक्ति या फिर किसी ग्रुप के पास नहीं होकर बल्कि पब्लिक के पास होती है। यानी इसमें जो मेन पावर होती है वो जनता के पास होती है, यानी पब्लिक के पास होती है, क्योंकि पब्लिक के थ्रू ही जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो चुना जाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र के अर्थ के बारे में, यानी इसके मीनिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेशिया। डेमोस का मतलब हैगा पीपल यानी जनता, और क्रेशिया का मतलब हैगा रूल यानी शासन। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में 1 से 2 डेफिनेशन को लिखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से 1 से 2 विद्वान है, 1 से 2 विद्वान होंगे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। इनमें से आपको 1 से 2 डेफिनेशन जरूर से जरूर लिखनी है, जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर बन सके और टीचर पर अच्छा इंप्रेशन बन सके। तो इसके बाद
चलिए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और इसका विकास एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस है और इसका जो विकास है वो समय के साथ हुआ है। लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और विकास को हम कई चरणों में समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्राचीन काल में लोकतंत्र के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे रोमन काल में लोकतंत्र के बारे में। फिर हम बात करेंगे मध्यकालीन यूरोप के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरीके से जो लोकतंत्र का विचार है वो आगे फैलता जा रहा है, इसका विकास होते आ रहा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन यूरोप के बारे में कि इस टाइम पर किस तरीके से लोकतंत्र का विकास हुआ। देन हम बात करेंगे प्रारंभिक आधुनिक काल के बारे में, यानी 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच लोकतंत्र का विकास किस तरीके से हुआ। और इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिन्होंने लोकतंत्र के विचार को पूरी दुनिया में फैलाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। एंड लास्ट में हम बात करेंगे आधुनिक लोकतंत्र के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल में लोकतंत्र के बारे में कि आखिर किस तरीके से प्राचीन काल में लोकतंत्र का विचार आता है और किस तरीके से इसका विकास होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र का विचार सबसे पहले प्राचीन ग्रीस, जिसे आप यूनान के नाम से भी जानते हैं, इसमें सबसे पहले लोकतंत्र का विचार आया और इसके अंदर भी सबसे पहले एथेंस के अंदर लोकतंत्र का विचार आया और प्राचीन यूनानियों ने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र एथेंस का था। एथेंस में लोकतंत्र 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ, यानी डेवलप हुआ। वहाँ के लोगों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था और महिलाओं, दासों और विदेशी नागरिकों को शासक चुनने का अधिकार नहीं था। और इसके बाद लोकतंत्र का विचार एथेंस से फैलकर रोम में आ जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रोम काल में लोकतंत्र के बारे में, यानी इस टाइम पर लोकतंत्र कैसा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोम में भी एक प्रकार का लोकतंत्र था, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे, लेकिन जो असली ताकत होती थी वो सिर्फ कुलीन और अभिजात वर्ग के पास ही होती थी। तो इसके बाद मध्यकालीन यूरोप में लोकतंत्र का विचार आता है। तो मैं आपको बता दूं कि मध्यकाल में यूरोप में राजा और सामंतों यानी अभिजात वर्गों का शासन था, लेकिन इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा जैसी घटनाओं ने राजाओं के अधिकार को सीमित किया और तो और नागरिकों के कुछ अधिकारों की रक्षा भी की। तो इसके बाद प्रारंभिक आधुनिक काल यानी 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच लोकतंत्र का जो थॉट है, जो विचार है, वो आगे बढ़ता है, आगे फैलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में लोकतांत्रिक विचारों का अधिक विस्तार हुआ। जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने बताया कि लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए और सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम ने किस तरीके से लोकतंत्र के विचार को और भी तेजी से फैलाया पूरी दुनिया में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतंत्र के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांतियों ने फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता और ब्रदरहुड यानी बंधुता के प्रिंसिपल्स को बढ़ाया। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्रांतियों ने लोकतंत्र के विचार को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं आधुनिक लोकतंत्र के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। अब कई देशों में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिल गया और सरकारें जनता के प्रति अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार बनने लगी। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक लोकतंत्र के विचारों को समझा कि किस तरीके से लोकतंत्र का विकास हुआ, यानी किस तरीके से लोकतंत्र के विचारों की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से इसका विकास हुआ। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों के बारे में, यानी इसके टाइप्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले आता है शास्त्रीय लोकतंत्र, दूसरे नंबर पे आता है सहभागी लोकतंत्र, नेक्स्ट है विमर्शी लोकतंत्र। इसके बाद हम बात करेंगे जनवादी लोकतंत्र के बारे में, देन हम समझेंगे समाजवादी लोकतंत्र के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे ई लोकतंत्र के बारे में। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम समझते हैं शास्त्रीय लोकतंत्र के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रीय लोकतंत्र का सबसे पुराना प्रकार है, यानी सबसे पुराना टाइप है। इसमें लोग डायरेक्टली अपने फैसले खुद लेते थे, जैसे डायरेक्ट वोटिंग करके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए होता था और महिलाओं या गुलामों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो इसके बाद
चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र के अगले टाइप के बारे में, जो कि है सहभागी लोकतंत्र। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र में नागरिकों को एक्टिवली पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने का अधिकार होता है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं विमर्शी लोकतंत्र के बारे में। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, विमर्शी लोकतंत्र यानी इसमें पहले विचार विमर्श किए जाते हैं, यानी पहले डिस्कशन होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शासन चलता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जनवादी लोकतंत्र के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनवादी लोकतंत्र में पावर लोग के हाथ में होती है और सरकार पब्लिक ओपिनियन के आधार पर चुनी जाती है। इसमें सरकार जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे भारत और अमेरिका में जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जो सरकार होती है वो जनता के लिए काम करती है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं समाजवादी लोकतंत्र के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप का जो लोकतंत्र होता है उसमें सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज देती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। और इस टाइप का जो लोकतंत्र होता है उसमें सरकार की जो भूमिका होती है वो अधिक होती है। तो इसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं ई लोकतंत्र के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ई लोकतंत्र में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि लोग ऑनलाइन सरकार से जुड़ सकें और अपनी राय दे सके, यानी अपना फीडबैक दे सके और इलेक्शन में भाग ले सके। ये लोकतंत्र टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे ऑनलाइन वोटिंग, सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन, इसमें सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फास्ट और इजी होता है। सो आई होप अब आपको लोकतंत्र के सभी टाइप्स यानी इसके सभी प्रकारों के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो अभी आप वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में लोकतंत्र के सारे टाइप्स, इसके जितने प्रकार हैं उसे लिखिए, जिससे कि आपको लिखते लिखते ये सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएं। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र की नींव प्राचीन यूनान से होकर अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी और पीपल्स पावर से मजबूत हुई। आज लोकतंत्र वही है जहां जनता सर्वोच्च होती है और शासन जनता के इंटरेस्ट, राइट्स और पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखकर चलाया जाता है। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और तात्विक लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास और उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आधुनिक लोकतंत्र के विकास को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास एक बहुत ही लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। आधुनिक लोकतंत्र का विकास समय के साथ हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में लोकतांत्रिक विचारों का विस्तार अधिक तेजी से हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने ये बताया कि लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए और सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और इसके साथ ही 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और 1776 में अमेरिकी क्रांति ने लोकतंत्र के विचारों को फैलाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं आधुनिक लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में, फिर हम समझेंगे संविधान और कानून के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे कानून और शासन के बारे में, तो इसके बाद हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फिर हम समझेंगे नागरिक भागीदारी के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे शक्तियों के बंटवारे के बारे में, देन हम समझेंगे जनता की सर्वोच्चता के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में, फिर हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, और लास्ट में हम समझेंगे नारीवादी लोकतंत्र के बारे में। तो आइए एक एक करके आधुनिक लोकतंत्र की विशेषताओं को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक लोकतंत्र में नागरिकों को चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित रूप से कराए जाते हैं, यानी हर कुछ टाइम के बाद चुनाव कराए जाते हैं।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सार्वभौमिक मताधिकार के तहत सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलता है बिना किसी भेदभाव के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिसकी भी एज भारत में 18 प्लस है तो वो वोट दे सकता है, उसके पास वोट देने का अधिकार है और इसी चीज को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो आधुनिक लोकतंत्र की अगली विशेषता है संविधान और कानून। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक लोकतंत्र में संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि ये तय करता है कि सरकार की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि संविधान वो किताब होती है जिसमें सभी के सभी नियम और कानून लिखे होते हैं, जिन नियमों और कानूनों को फॉलो करना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कानून का शासन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक लोकतंत्र में कानून का शासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून का शासन ये तय करता है, ये डिसाइड करता है कि सभी लोग, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर सरकारी अधिकारी हो, सभी के लिए जो कानून है वो एक समान है। तो आधुनिक लोकतंत्र की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिसकी रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। मतलब अगर किसी भी नागरिक के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वो न्यायालय में जा सकता है, जहाँ पर जो न्यायपालिका है वो उसकी हेल्प करती है। तो आधुनिक लोकतंत्र की अगली विशेषता है नागरिक भागीदारी। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक लोकतंत्र में नागरिकों को सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं होता, बल्कि वो सरकार की नीतियों में भी भाग ले सकते हैं। तो आधुनिक लोकतंत्र की अगली विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, यानी कि अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक अंग दूसरे अंग के अधीन रहकर ही काम करता है। तो नेक्स्ट है जनता की सर्वोच्चता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का जो मुख्य स्रोत होता है वो जनता होता है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है और सरकार जनता के लिए काम करती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसमें जो पूरी पावर होती है वो जनता के पास में होती है। तो आधुनिक लोकतंत्र की अगली विशेषता है पारदर्शिता और जवाबदेही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक लोकतंत्र में सरकार का कामकाज पारदर्शी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। आधुनिक लोकतंत्र में नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार होता है कि सरकार उनके पैसों को कहाँ खर्च कर रही है। तो आधुनिक लोकतंत्र की अगली विशेषता है सोशल मीडिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र और जन सहभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, जिसके माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं और सरकार के कामकाज की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार कभी भी नई पॉलिसी लाती है तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही उसके बारे में जानकारी मिलती है, और इसके साथ ही ये लोकतंत्र को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र की अगली विशेषता है नारीवादी लोकतंत्र। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारीवादी लोकतंत्र का वो रूप है जिसमें लैंगिक समानता और राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर बल दिया जाता है। ये लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देता है। तो यूनिट 2 के अंदर हमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, यानी लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे उदारवादी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में, सहभागी लोकतंत्र के बारे में और विमर्शी लोकतंत्र के बारे में। इसके यूनिट 2 से जो नेक्स्ट स्टेप पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सहभागी लोकतंत्र और विचार विमर्शी लोकतंत्र के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि सहभागी लोकतंत्र और विचार विमर्श लोकतंत्र के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। इसके अलावा इसके अंदर हमें इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है इसके बारे में बताना है। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सहभागी लोकतंत्र के बारे में, यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में। क्या कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जो सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक सहभागी लोकतंत्र में नागरिकों के पास न सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होता है, बल्कि एक सहभागी लोकतंत्र में लोगों के पास सरकार के लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और सरकार के कामकाज में डायरेक्ट भाग लेने का भी अवसर होता है, यानी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसके बाद आइए हम समझते हैं विमर्शी लोकतंत्र के बारे में, यानी डिलिबरेटरी डेमोक्रेसी के बारे में। क्या कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
विमर्शी लोकतंत्र लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जो कि कानून निर्माण और निर्णय लेने में पब्लिक डिसीजन के महत्व को बल देता है। विमर्शी लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब इसमें सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। विमर्शी लोकतंत्र में जनता के बीच गहन संवाद, तर्क वितर्क और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सहभागी लोकतंत्र और विचार विमर्शी लोकतंत्र के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसे समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र का मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब लोग डायरेक्ट और एक्टिव पार्टिसिपेशन से डिसीजन प्रोसेस में शामिल हों, जबकि वहीं दूसरी तरफ विचार विमर्शी लोकतंत्र का मानना है कि लोकतंत्र की क्वालिटी गुड आर्गुमेंट्स, डायलॉग और थॉटफुल डिसीजन से बेहतर होती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र में जनता की भूमिका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की होती है, जैसे मीटिंग्स, मूवमेंट्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन, और वहीं दूसरी तरफ विमर्शी लोकतंत्र में जनता विचार विमर्श के माध्यम से ओपिनियन बनाती है और तर्क के आधार पर सहमति तक पहुंचती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र में निर्णय अक्सर मेजॉरिटी और पार्टिसिपेशन के आधार पर लिए जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ विमर्शी लोकतंत्र में निर्णय तर्क, संवाद और आपसी सहमति से लिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र में भाग लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संवाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ विमर्शी लोकतंत्र में गंभीर, तर्कपूर्ण और सम्मानजनक संवाद सबसे केंद्रीय तत्व होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र में कभी कभी मेजॉरिटी की वजह से माइनॉरिटीज की आवाज दब सकती है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें विमर्शी लोकतंत्र की, तो विमर्शी लोकतंत्र में हर ओपिनियन को सुनने और समझने की कोशिश की जाती है, जिससे कि माइनॉरिटीज को बेटर स्पेस मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र लोकतंत्र को सक्रिय और जीवंत बनाता है, और वहीं दूसरी तरफ विमर्शी लोकतंत्र लोकतंत्र को विचारशील, संतुलित और न्यायपूर्ण बनाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, और वहीं दूसरी तरफ विमर्शी लोकतंत्र का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है बेहतर, तर्कसंगत और सर्वसम्मत निर्णय लेना। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं विमर्शी और सहभागी लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में। तो इसकी पहली चुनौती है साक्षरता और जागरूकता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साक्षरता और जागरूकता की कमी सहभागी लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार लोगों को अपने अधिकार और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके एग्जाम में विमर्शी लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पूछे या फिर सहभागी लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पूछे, दोनों में आंसर सेम रहेगा, बस आपको वर्ड चेंज करना है। अगर आपसे सहभागी लोकतंत्र के बारे में पूछता है तो आप सहभागी लिखना, और अगर आपके सामने विमर्शी लोकतंत्र के बारे में पूछता है तो आपको विमर्शी लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में लिखना है। बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, बस आपको वर्ड चेंज करने हैं। तो इसकी अगली चुनौती है समय और संसाधन की आवश्यकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, जिसकी वजह से सहभागी लोकतंत्र को लागू करने के लिए अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट है सभी की भागीदारी न होना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरीब, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग कई बार इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, उन्हें बराबरी का अवसर ही नहीं मिलता और उनकी आवाज अनसुनी हो जाती है। तो नेक्स्ट चैलेंज है निर्णय लेने में देरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र में अधिक चर्चा और बहस की वजह से फैसले लेने में देरी हो सकती है। तो लास्ट है राजनीतिक बाधाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ प्रतिनिधि और अधिकारी शासन प्रणाली में जनता को शामिल करना पसंद नहीं करते, वो सारी शक्ति अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहभागी लोकतंत्र लोकतंत्र को जनता से जोड़ता है, जबकि विमर्शी लोकतंत्र उसे गहराई और गुणवत्ता देता है। दोनों ही स्वरूप एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर लोकतंत्र को अधिक अच्छा और मजबूत बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है।
तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। यूनिट 3 के अंदर बेसिकली हमें संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, यानी इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझना है, जिसके अंदर हम समझेंगे संविधानवाद के बारे में, विधायिका और विधान के बारे में, इसके अलावा राजनीतिक दलों के बारे में, और इसके साथ ही हम समझेंगे मीडिया और नागरिक समाज के बारे में। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नागरिक समाज और सोशल मीडिया के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नागरिक समाज और सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि नागरिक समाज और सोशल मीडिया की क्या भूमिका है लोकतंत्र के अंदर। दैट मीन्स वो आपसे जानना चाहते हैं कि नागरिक समाज और सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए कि लोकतंत्र के अंदर नागरिक समाज और सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, उसके बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं नागरिक समाज के बारे में, यानी सिविल सोसाइटी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिविल सोसाइटी उन ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और व्यक्तियों का समूह है जो कि गवर्नमेंट और मार्केट से स्वतंत्र रहकर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और गवर्नमेंट और पीपल के बीच ब्रिज का काम करता है, यानी पुल का काम करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में सिटीजन और सोसाइटी आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो आई होप अब आपको सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज का मतलब समझ में आ गया होगा कि आखिर नागरिक समाज होता क्या है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है, यानी इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है जागरूकता फैलाना, यानी क्रिएटिव अवेयरनेस। सेकंड है सरकार पर निगरानी, यानी मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट। थर्ड है नीतियों पर प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। फोर्थ है समाज सुधार, यानी सोशल रिफॉर्म्स। और फिफ्थ है आपातकालीन स्थितियों में सहायता। तो चलिए एक एक करके इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो नागरिक समाज है वो लोकतंत्र में जागरूकता फैलाने का काम करता है, यानी अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिविल सोसाइटी नागरिकों को उसके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में अवेयर कराता है। दैट मीन्स वो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट है सरकार पर निगरानी, यानी मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में नागरिक समाज गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर नजर रखता है, और अगर इसमें कोई भी इनइक्वालिटी या इनजस्टिस हो तो वो उसके खिलाफ विरोध करता है। नेक्स्ट है नीतियों पर प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में नागरिक समाज पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को उठाकर सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज मेकिंग में इन्फ्लुएंस करता है। तो नेक्स्ट है समाज सुधार, यानी सोशल रिफॉर्म। तो मैं आपको बता दूं कि सिविल सोसाइटी सोशल इविल्स जैसे करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की आलोचना करता है। तो लास्ट है आपातकालीन स्थितियों में सहायता। तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल डिजास्टर या फिर सोशल क्राइसिस या फिर किसी भी आपदा के समय सिविल सोसाइटी जल्द से जल्द हेल्प और सपोर्ट के लिए आगे बढ़ती है। सो आई होप अब आपको नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज होता क्या है और लोकतंत्र के अंदर इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या भूमिका है। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि नागरिक समाज होता क्या है और इसके जो इंपॉर्टेंस है, इसके जो मेन पॉइंट्स है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे कि अभी के अभी आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ना सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, बल्कि उन्हें अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने और पॉलिसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का भी मौका देता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, यानी सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सोशल मीडिया सूचना का एक माध्यम है, मतलब सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसके जरिए लोग इलेक्शंस, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज की जानकारी तुरंत पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया जनता की आवाज है, मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स और आइडियाज ओपनली शेयर कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया गवर्नमेंट और लीडर्स तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन गया है। तो नेक्स्ट है चुनाव प्रचार यानी इलेक्शन कैंपेनिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया इलेक्शन कैंपेनिंग का एक मेजर टूल बन चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कम समय में लार्ज स्केल पर अपने आइडियाज और पॉलिसीज को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं
कि अगर वो उनकी पार्टी को वोट देते हैं तो वो उनके हित में काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया सार्वजनिक जागरूकता का भी एक माध्यम है। मतलब सोशल मीडिया लोगों को उनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में अवेयर कराता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक विमर्श यानी पब्लिक डिस्कशन। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया डेमोक्रेसी में डिबेट, डायलॉग और ओपिनियन मेकिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। सो आई होप अब आपको सोशल मीडिया के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर सोशल मीडिया की क्या पावर है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके से सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया दोनों ही डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो राजनीतिक दलों के ऊपर पूछा जाता है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हैं और किस तरीके से उसका उद्भव हुआ और किस तरीके से इसका विकास हुआ। इसके साथ ही जो राजनीतिक पार्टीज होती है उनके क्या वर्क होते हैं, क्या काम होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक जैसी कॉमन आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा और गोल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। और राजनीतिक दलों का जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है इलेक्शंस लड़कर पावर को हासिल करना और अपनी पॉलिसीज को लागू करना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक प्रोसेस और गवर्नमेंट बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के उद्भव के बारे में, यानी इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दलों का विकास एक लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से ही ह्यूमन सोसाइटी में लोग सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और यहीं आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टीज के ओरिजिन की शुरुआत बनी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजतंत्र और सामंतवाद के अंत के बाद जब डेमोक्रेसी आई तब पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत महसूस हुई ताकि पीपल की आवाज़ को यानी लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जा सके, जिसकी वजह से समाज में अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल आइडियोलॉजीज के विकास के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, जैसे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पर आधारित अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से वर्कर्स क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच डिवीजन हुआ और तो और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने ग्रुप बनाए जो कि आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टीज बनी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जैसे कि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो आई होप अब आपको पॉलिटिकल पार्टीज की जर्नी समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्क के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन फंक्शन होता है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना और गवर्नमेंट बनाना होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती है और पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए इलेक्शन कैंपेन्स चलाती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज पीपल की प्रॉब्लम्स और नीड को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है, यानी लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही गवर्नमेंट बना पाती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉज और पॉलिसीज बना पाती है। और जो पार्टीज मेजोरिटी नहीं ला पाती वो ऑपोजिशन के रोल निभाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की आलोचना करते हैं और लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्ता आने के बाद गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करे, मतलब जनता की आवाज़ को सुने और उनकी समस्याओं का हल करे और इसके साथ ही वो लोगों के हित में काम करे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होती है जो कि कॉमन आइडियोलॉजी और गोल्स के साथ काम करती है। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है और सभी मेंबर्स उसी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पावर को हासिल करने की कोशिश करती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज
पीपल की प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर नज़र रखते हैं और पब्लिक का कंसर्न को रेज करते हैं, उठाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी पाने वाली पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉज और पॉलिसीज बनाती है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती है और वो उसका क्या वर्क होता है, क्या काम होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक दल डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है वीडियो का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप इस सब्जेक्ट को और डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने हमारी सारी की सारी पुरानी और नई सारी की सारी वीडियो शो होगी, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिससे कि ऐसे वाले की जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा मैंने आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस प्रोवाइड किया है और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस प्रोवाइड किया है। इसके बाद मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हो, यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और किस किस तरीके से हर एक ईयर में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस एक सिंगल पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, इसमें बताया गया है डिटेल में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस आंसर को अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि नॉलेज, जैसे कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने हर एक ग्रुप में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म।